दिन में आपका खैर मकदम है। हाज़िर मैं हूँ शमा अफरोज़। मैं कोलकाता की सरजमीन पर खड़ी हूँ। जिस तरीक़े से सेफ पेरेंट्स और सेफ सिटीजन्स, इस अभी देखा जा रहा है कि बंगाल में लॉकडाउन का जिस तरीक़े से हाल हो रहा है, बंगाल में जिस तरीक़े से लॉकडाउन के बाद इलेक्ट्रिसिटी के साथ ही साथ स्कूल फ़ी में काफ़ी इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से महामारी का एक तो वैसे ही लॉकडाउन की वजह से लोगों को परेशानी हो रही थी, खाने को तरस रहे थे, कपड़े को तरस रहे थे। आज स्कूल फ़ीस का एक बड़ा मामला सामने आया है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो मामला आ रहा है, CSC का जो मामला आ रहा है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हाल हैं। इन दोनों मुद्दों को लेकर के कुछ यहाँ पे अलग अलग तंजीम के लोग, जिसमें राफ़े अहमद सिद्दीकी हैं, जयंता मैम हैं जो RJD बिरला से ताल्लुक़ रखती हैं, इसके अलावा साबिर अली हैं, इसके अलावा जावेद अख्तर है, इसके अलावा नूर महवी साहिबा हैं, जो अलग अलग स्कूल और अलग अलग तंजीमों से ताल्लुक़ रखती हैं। इन लोगों ने एक मुत्तहिद होकर एक एक्शन लेने की ज़रूरत समझी है कि आज ही ये वक्त है जहाँ हुकूमत को मनवाने की ज़रूरत है कि जिस तरीक़े से लॉकडाउन को हर हाल में जहाँ लोग परेशान हैं, इन दोनों मुद्दों को लेकर के सरकार सोचे और तमाम स्कूल को यह हिदायत दे कि स्कूल फ़ी को जिस तरीके से स्कूल फ़ी इजाफी स्कूल फ़ी लिया जा रहा है, स्कूल ट्यूशन फ़ीस के अलावा और दीगर कोई भी फ़ीस ये लोग देने को तैयार नहीं है। अगर तमाम स्कूल अगर इसको नहीं मानती हैं तो ये लोग बहुत जल्द ही एक्शन लेंगे और सड़क पर उतरने को तैयार हैं। इसके अलावा इन्होंने राफ़े सिद्दीकी ने जिस तरीके से कहा है कि अगर डिमांड हमारा नहीं पूरा किया गया तो हम सड़क पर भी उतरेंगे, आंदोलन भी करेंगे। इसके अलावा साथ ही साथ एजुकेशन मिनिस्टर पार्थ चटर्जी और हमारे CM वज़ीर आला ममता बनर्जी को भी ये लेटर आइंदा दिनों में देंगे। वक्त में आप लोगों को नोटिस जो दिया गया कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं और आप लोग इतने कम वक्त में फ़ौरन यहाँ तशरीफ़ ले आए, मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ऑन बिहाफ ऑफ दी मूवमेंट विच वी हैव स्टार्टेड, सेफ पेरेंट्स सेफ सिटीजन्स। हमारे बीच आज यहाँ जो मौजूद हैं, मैं सबको इंट्रोड्यूस पहले आप लोगों के सामने कर दूँ। मेरे राइट में मिस जोयता देवनाथ बैठी हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेरेंट्स ऑफ GD बिरला। आपको खबर होगा GD बिरला स्कूल में ऑलरेडी एजुकेशन चल रहा है और मैम वहीं से डायरेक्ट अभी आ रही हैं। शी इज़ वन ऑफ द लीडर ऑफ दैट मूवमेंट विच इज़ गोइंग ऑन एट GD बिरला। मैं राफ़े सिद्दीकी, आई एम दी जनरल सेक्रेटरी ऑफ गुड ह्यूमन फाउंडेशन। मेरे लेफ्ट में मिस्टर साबिर अली सिटिंग हियर, चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया एक्टा फाउंडेशन। एक्सट्रीम लेफ्ट में मिस नूर महविश, द फाउंडर ऑफ मीडिया ब्रूज यूथ। एक्सट्रीम राइट जावेद अख्तर साहब बैठे हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया एक्टा फाउंडेशन। हमारे बीच सुमन सेन गुप्ता आने वाले थे मगर बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट ही कुड नॉट कम, हु रिप्रेजेंट्स प्रांतोजन, एंड तन्मय घोष was supposed to be here, who is from बांग्ला संस्कृति मंच, पर वो भी नहीं आ पाए क्योंकि he is in Birbhum most probably right now because of the relief which is going on, कोरोना रिलीफ एंड अर्बन रिलीफ जो चल रहा है। पहले तो मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने बारे और हम सब के बारे आपको दे दूं कि हम वो लोग हैं जो रास्ते में हर वक्त जब भी कोई मसला आया है लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए उभरे हैं, चाहे वो आयला तूफान से लेकर केरल रिलीफ से लेकर, इसके बाद NRC का मसला जब आया, अभी कोरोना वाला मसला लेके भी रास्ते में जो महामारी चली और भूखमरी का जो मसला आया तो हम लोगों ने राशन किट्स प्रोवाइड किया और खाना बना के प्रोवाइड किया लोगों को। NRC के दौरान हम लोग रास्ते में उतरे और 3 महीने लगातार दिसंबर 11 तारीख से लेकर हमारा जो मूवमेंट चला, पार्क सर्कस मैदान से लेकर मीडिया बुश से लेकर और कलकत्ते के कोने कोने में जहाँ जहाँ जो धरना हुआ उसमें हम सब का रोल रहा। उसके अलावा बहुत सारे रैलीज हम लोगों ने निकाला। हमारे जो साथी जिन लोगों का नाम मैंने लिया, जिसमें सुमन सेन गुप्ता, तन्मय घोष, ये लोग भी हैं, इन सब के ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन हम सब मिलकर जब जैसी ज़रूरत पड़ी, जैसे लोगों के ऊपर मुसीबत की परेशानी आई, हम लोग रास्ते पर उतरे। यहाँ तक कि अम्फन तूफान जो आया, सुपर साइक्लोन, उस पर भी हम काम कर ही रहे हैं, अभी जारी है हमारा काम। ऑलरेडी कल भी एक गाँव में जाने वाले हैं। हमारे कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी इस वक्त बांग्ला संस्कृति मंच जो है वो में काम इस वक्त कर रही है, वो अभी यहाँ
होते तब मैं गोश्त मगर नहीं आ पाते। इसी बीच कोरोना महामारी जो पूरी दुनिया में आज चल रही है, जो हालात है हम सब जान रहे हैं, इस पैंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया में एक हाहाकार मचा हुआ है। और हिंदुस्तान जो एक ऐसी जगह है जहाँ गरीबी जो है बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे लोग सिर्फ कोरोना नहीं बल्कि भुखमरी से भी जो है लड़ रहे हैं, जहाँ लोगों का ये हाल है कि आज उनके जॉब्स जो है वो छिन गए हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है। उस वक्त हम ये देख रहे हैं कि स्कूल जितने हैं वो स्कूल अपने फीस को जहाँ था जैसा था उसको वैसे ही रख रहे हैं। बल्कि यही नहीं, हमने ये भी देखा है कि स्कूल फीस जैसे हर साल बढ़ाया जाता है, इस साल भी जो नए सेशन स्टार्ट हुए उसको बढ़ाया गया। हमारे अपना एहतजाज दर्ज करने के लिए यहाँ आए हैं कि स्कूल फीस हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो कि जिस स्लैब में वो दे रहे हैं। स्लैब से हमारा मकसद है कि स्कूल फीस में ट्यूशन फीस के अलावा लैब फीस होता है, लाइब्रेरी फीस होता है, मिसलेनियस और बहुत सारे फीस होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस होता है। अब इस वक्त जब स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस किस चीज़ का, लैब फीस किस चीज़ का, लाइब्रेरी फीस किस चीज़ की, मिसलेनियस चार्जेस किस चीज़ की, यहाँ तक कि ट्यूशन फीस इस वक्त जो पढ़ाया जा रहा है जो बच्चों को, वो ऑनलाइन सिस्टम से पढ़ाया जा रहा है, या तो जूम के ज़रिए या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर और भी वेबिनार वगैरह अलग अलग तरीक़ों से जो है इनको पढ़ाया जा रहा है। मगर इस वक्त जो टीचर्स पढ़ा रही हैं वो अपने घर के कंफर्ट जोन में बैठ के इत्मीनान से पढ़ा रही हैं, उनको स्कूल जाने का वो तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो फिर हमारा डिमांड है कि ट्यूशन फीस भी जो है वो 100% चार्ज नहीं होना चाहिए, ट्यूशन फीस में भी कटौती होनी चाहिए, क्योंकि आज उनको वो तकलीफ नहीं उठाया जा रहा है जो तकलीफ वो उठाती हैं रोज़ सुबह 6 बजे उठ के अपने आप को तैयार करना, अपने बच्चों को तैयार करना और फिर स्कूल पहुंचना, स्कूल में जाके पढ़ाई करना और फिर हमारे बच्चों को भी हम लोग अपने स्कूल में पहुंचाते हैं। आज सब अपने अपने घर में बैठ के ऑनलाइन के तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ऑनलाइन में किस तरह पढ़ाया जा रहा है इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा, मिस जोयता आपको बताएंगी कि आखिर वो जो क्वालिटी है वो क्वालिटी क्या है। मैं आपको बता दूं कि मैं श्री शिक्षा यतन स्कूल में मेरी बच्ची पढ़ती है, तो मैं वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव और श्री शिक्षा यतन स्कूल का पेरेंट्स का हूँ। मेरे साथ साबिर अली साहब मौजूद हैं, वो सैफी हॉल के बच्चों को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे साथ नूर महविश जो है वो सेंट जॉन स्कूल जो मीडिया ब्रूज में है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। शुमुंदा आए नहीं है, वो भी एक स्कूल रिप्रेजेंट कर रहे थे और तन्मय दावी कर रहे थे। हमारे ऑलरेडी कलकत्ता के 20 अलग अलग स्कूल के पेरेंट्स से बात हो चुकी है। हमारा डिमांड है कि स्कूल फीस जो दिया जा रहा है उसमें जो दीगर चार्जेस हैं ट्यूशन फीस के अलावा वो नहीं होने चाहिए और ट्यूशन फीस में भी कटौती होनी चाहिए। इसके अलावा जो महामारी चल रही है जिसकी वजह से जॉब्स चले गए हैं, बिजनेसेस जो है वो कारोबार ठप हो गए हैं, आज लोगों के पास पैसे नहीं हैं, अभी जीना ही मुश्किल हो गया है, भाड़ा तक नहीं दे पा रहे हैं अपने घर का बहुत सारे लोग। इस वक्त CSC अपने नॉर्मल बिल्स जो हैं वो लोगों को भेज रहे हैं। हमारा डिमांड है कि CSC का जो बिल है उसको पूरी तरह वेव करना चाहिए और इसमें सबसे बड़ा अहम रोल स्टेट गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट से हम डिमांड करना चाहते हैं आपके चैनलों के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि स्टेट गवर्नमेंट प्लीज़ आप आगे बढ़ें और CSC से बात करें और जो भी चार्जेस वो लोग लगा रहे हैं, जो बिल्स भेज रहे हैं उसको माइनस किया जाए। लॉकडाउन के दौरान इस वक्त जब हालात ये हैं कि लोगों के पास खाने को पैसे नहीं हैं, ये हालात है कि मिडिल क्लास के लोगों के पास भी आज राशन की कमी पड़ रही है। मिडिल क्लास के लोगों के पास ये हालात है कि वो लोग अपने घर का भाड़ा नहीं दे पा रहे हैं, तो लोअर क्लास का क्या हाल होगा, लोअर मिडिल क्लास का क्या हाल होगा। इस वक्त स्टेट गवर्नमेंट को स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए, उनको लोगों के बारे में सोचना चाहिए, बंगाल के नागरिकों के बारे में सोचना चाहिए और उनको CSC से यह कहना चाहिए कि अभी जो चार्जेस है उसको वेव ऑफ कर दिया जाए। वो स्टेट गवर्नमेंट और CSC के आपस का मामला है कि इसको किस तरह किया जाए। हमारा डिमांड है कि उसको किसी भी तरह वेव ऑफ कर दिया जाए। मैं गुजारिश करूँगा, हमारे बीच जोयता मैम मौजूद हैं,
जोयता मैम आपको बताएंगी कि जीडी बिरला में किस तरह से एहतजाज चल रहा है, और आपको वो ये भी बताएंगी कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन के जरिए दिया जा रहा है वो क्या हाल है। যেরকম ওয়ার্কশিট প্রিন্টিং, তারপর ইসিএ, তারপরে এই ধরনের যে ফিসগুলো আছে, এই ফিসগুলো, আর সবথেকে বড় কথা একটা যে কোনো একটা ট্রাস্ট থেকে একটা স্কুল করা হয় এবং সেই ট্রাস্টটা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের জন্য করা হয় এবং স্কুলের মেন যে তার যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা যা খরচাপাতি আছে সেগুলোর উপর ডিপেন্ড করে টোটাল ফি স্ট্রাকচারটা তৈরি করা হয়। মানে যে কোনো বিজনেসের ক্ষেত্রে যদি বিজনেস হিসাবেও ধরি তাহলে দেয়ার শুড বি সাম এক্সপেন্ডিচার যেটার উপরে আমার প্রফিটটা দরকার। এবার এক্সপেন্ডিচারটা যখন কমে যাচ্ছে, সেই হেডসগুলো যখন মাইনাস হচ্ছে, তখন আমি প্রোডাক্টের ওপর আমি সার্ভিসটাকে প্রোডাক্টটা ধরি, তাহলে সেখানে আমি সেই টাকাটা দাবি করতে পারি না পেরেন্টসের থেকে। এবার সেইগুলো তো গেলে অনেক পরের কথা। পেরেন্টসরা এতদিন ধরে জল বৃষ্টিতে স্কুলের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, তারা স্কুলের দরজা নক করছে এবং তাদের একটাই কথা যে আপনারা আমাদের সঙ্গে দেখা করুন, আপনারা আমাদের সঙ্গে কথা বলুন। আমরা পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র রেজিস্টার্ড পেরেন্টস ফোরাম, কিংবা ভারতবর্ষেরও হতে পারে মেবি, কারণ এই প্রথম পেরেন্টস ফোরাম রেজিস্ট্রেশন করা হয়। তো আমরা প্রচুর স্টেট মিশনারিকে রিকোয়েস্ট করেছি, আমরা এডুকেশন মিনিস্টারকে রিকোয়েস্ট করেছি যে আপনি ইন্টারভেন করুন। একটা টোটাল স্টেট, তার আমরা ভোট দিয়েছি, আমাদের দুদিকে দুটো জিনিস আছে, একদিকে স্কুল আর একদিকে আমরা, টোটাল স্টেট জুরিসডিকশনের মধ্যে আছে। স্টেট যেখানে একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছে যে কোনো স্কুল, প্রত্যেকটা স্কুল হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ডে এই ইস্যুটাকে দেখবে, তারা কোনো রকম বর্ধিত ফিস দিতে পারবে না বা কোনো এক্সট্রা ফিস চার্জ করতে পারবে না। সেখানে দাঁড়িয়ে একটা স্টেট ডিরেক্টিভকে জাস্ট উড়িয়ে দিয়ে একটা স্কুল কি গেট বন্ধ করে পেরেন্টদেরকে ইগনোর করতে পারে? এরকমভাবে ইগনোর করতে পারে? এবং সেখানে পেরেন্টরা দাঁড়িয়ে রেগুলার করে রিকোয়েস্ট করছে, স্টেটকে রিকোয়েস্ট করছে। আর কিছুদিন আগেই গত সপ্তাহে আমাদের সঙ্গে ছিলেন পুলিশ কর্তা, উনি আমাদের বললেন যে ওকে আপনি আমাদেরকে চিঠিটা দিয়ে দিন, আমরা আমাদেরকে একটা করে দিন, আমরা 7 দিনের মধ্যে আপনাদের সঙ্গে কথা বলে জানাচ্ছি। এবং উনি চিঠিটা নিয়ে চলে যান এবং আজকে 8 ডেতে আমরা কিন্তু স্কুলের সামনে দাঁড়াই, তখনও স্কুল আমাদের সঙ্গে দেখা করে না, আমাদের জন্য কেউ আসে না। তারপরে আমরা যখন রোড ব্লক করি তখন চতুর্দিক থেকে লোকজন আসে, আমি নাম করবো না, প্রচুর, আপনারা নিশ্চয়ই এয়ারে দেখেছেন যে কারা কারা এসেছেন, এবং সেখান থেকে আমাদের থ্রেট করা হয় আপনারা কিন্তু রাস্তায় বসতে পারবেন না, আপনাদের কিন্তু আমরা তুলে নিয়ে যাবো, আপনাদের কিন্তু অ্যারেস্ট করা হবে। এবার সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা বলেছি, আমরা এইটা বলেছি যে এতদিন যখন আমরা আমাদের কষ্ট নিয়ে, আমাদের দুর্ভোগ নিয়ে আমরা স্কুলের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম, আমরা বারবার বলেছি যে এতদিন ধরে আমরা প্রথমে আপনারা এসির জন্য চার্জ করলেন, এই এসিটা বাচ্চাদের দিলেন না, তারপরে আপনি সিসিটিভি দেওয়ার কথা বললেন, তবে সেই সিসিটিভিগুলো বসলো না, সেটা কোথায় মনিটরিং হয় জানে না। এবার স্টেট ডিরেক্টিভ অনুযায়ী একটা ফোরাম ফর্ম করার কথা, যেখানে 2জন পেরেন্টস থাকে এবং বাকি ডিফারেন্ট পিপল ফ্রম দ্য স্কুল থাকে, সেই কমিটি ফর্ম হলো না। একটা স্কুল এক্সিস্ট করছে কলকাতার বুকে যে কোনো ডিরেক্টিভ মানে না, তাকে কিন্তু কোনোদিন আজ অব্দি এসে কাউকে আমি চোখ রাঙাতে দেখিনি। চোখ রাঙানি কারা খাচ্ছে? আমরা খাচ্ছি পেরেন্টসরা, যারা রাস্তায় নেমে এসছি, যারা ঝড় বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে আছি, যারা সকাল 10টা থেকে দাঁড়িয়ে আছি, বাচ্চাদের কাদের কাছে রেখেছি কোনো খোঁজ নেই, তারা সকাল থেকে খাইনি, আমরা সকাল থেকে খাইনি, আমাদের কেউ খোঁজ নেয়নি। যেই না আমরা রাস্তায় বসেছি আমাদের থ্রেট করা হচ্ছে, আমাদের বলা হচ্ছে যে তুলে নিয়ে যাবো, অ্যারেস্ট করবো। তো এই যে আপনারা সবাই শুনুন যে কলকাতার বুকে যে কি হচ্ছে, আমরা যে ভোট দিচ্ছি বা আমরা যাই করছি, হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য স্টেট? আমরা স্টেটের কাছে এই রিকোয়েস্টটা করতে পারি না যে বিইং দ্য প্যারেন্ট অফ দ্য সিটিজেন অফ দ্য স্টেট, দে শুড ইন্টারভেন ইন অল দিস থিং উইচ ইজ হ্যাপনিং হিয়ার। এবং স্কুল এই যে একটা জিনিস করছে যে দে আর ভায়োলেটিং দ্য ডিরেক্টিভ অফ দ্য স্টেট, সেখানে স্টেট সাইলেন্ট। আর আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি, আমরা দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের কথা কেউ চিন্তা করছে না, আমাদের কথা কেউ ভাবছে না। এবার আমরা যাদেরকে রিপ্রেজেন্টেটিভ করে পাঠিয়েছি তাদের ওপর আমরা কি ভরসা করতে পারি? মানে তাদের কন্ট্রিবিউশনটা কি? আমার যখনই যা প্রবলেম হবে আমি রাস্তায় নেমে আসবো, আমার যখন কোনো অসুবিধা হবে আমরা রাস্তায় এসে দাঁড়াবো, অফিস ছেড়ে দেবো। প্লাস অ্যাডিশনালি স্কুল চলছে, এইটা দাবি করা হয়েছে এবং সেই নিয়ে ফিস চাওয়া হচ্ছে। স্কুল কিভাবে চলছে? একটা বাচ্চা 6 ঘন্টা স্কুলে থাকে, সে নানা রকম জিনিস শেখে স্কুলের থেকে। আমি ছেড়ে দিচ্ছি যে কোয়ালিটি অফ এডুকেশন, আমি ছেড়ে দিচ্ছি পেডাগজি। আমি এইটা নিয়ে কথা বলতে চাই যে একটা 5-6 মিনিট কি 10 মিনিটের এডুকেশন হচ্ছে, তার মধ্যে কিপ কোয়াইট, ডোন্ট টক, কিপ ইউর মাইক মিউট,
টিচারের বাচ্চা কাঁদছে বা স্টুডেন্টের বাড়িতে ডগি ডাকছে, এইভাবে একটা ক্লাস চলছে এবং প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে একভাবে নেওয়া হচ্ছে। এরকম কিন্তু হচ্ছে না সেকশন ওয়াইজ জুম মিটিং, देयर इज ओनली वन जूम मीटिंग फॉर द टोटल क्लास। कोई 3 महीना देश लॉकडाउन में था। लॉकडाउन की वजह से देश का जो मिडिल क्लास और नीचे स्तर के जो लोग हैं उन लोगों का फाइनेंशियल एक तो क्राइसिस आ गया और देश का इकोनॉमी भी बिल्कुल हिल चुका है। एक तो इतना बड़ा मुसीबत से देश जा रहा है, उसके ऊपर जैसे ही लॉकडाउन खुल रहा है तो एक स्कूल का फीस, क्योंकि मिडिल क्लास का डिपेंड करता है उसका सैलरी के ऊपर, अगर कोई नौकरी करता है तो उसका सैलरी के ऊपर उसका फैमिली डिपेंड करता है। तो जैसे ही लॉकडाउन खुल रहा है तो स्कूल का एक प्रेशर आ चुका है कि आपको स्कूल का फीस देना होगा, इलेक्ट्रिसिटी घर पे बिल आ जा रहा है कि आपको बिल पेमेंट होगा, जबकि मेरा सैलरी पूरा 3 महीना से हमको पूरा सैलरी भी नहीं मिला। बहुत सारा जगह ऐसा प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ा है। तो इसीलिए आज हम लोगों ने, राफे भाई आपको पूरा बता चुके हैं, हम लोगों का डिमांड है कि जो 3 महीना का स्कूल फीस है इसको जो है आप लोगों को माफ़ करना होगा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को। जब हम लोग इस मुद्दा को उठाए थे तो बहुत सारे स्कूल से फ़ोन आया था कि टीचर्स लोग के बारे में आप लोगों को सोचना चाहिए। हमारा डिमांड सिर्फ स्कूल फीस माफ़ करना नहीं है, साथ ही साथ टीचर्स का फीस भी, टीचर्स का जो सैलरी है वो उनको पूरा देना होगा। कहीं भी हम लोग ये बात नहीं रखे हैं कि टीचर्स सैलरी नहीं देना है, टीचर्स को उसका पूरा सैलरी देना है, स्कूल के हर एक स्टाफ को उसका पूरा सैलरी देना है। क्योंकि आप लोग का जब फीस साल में कभी स्कूल बढ़ाता है तो टीचर का सैलरी नहीं बढ़ता है, स्कूल का फीस हमेशा बढ़ता है। आप लोग सेशन फीस लेते हैं, आप लोग लगातार कुछ ना कुछ स्कूल में, कोई स्कूल ऐसा है कि जो एग्ज़ाम का भी फीस लेता है। आप लोग कोई भी चीज़ स्कूल में फ्री नहीं लगाए, यहाँ तक कि कभी भी स्कूल अगर डेवलप करना हुआ तो मेंटेनेंस चार्ज भी आप लोग पेरेंट्स से ले लेते हैं, तो हर चीज़ आप लोग लेते हैं। तो आज जब मुसीबत आया है, हर स्कूल का मैं आप लोग के ज़रिए से आप लोग सर्वे कर सकते हैं, हर स्कूल का बैंक अकाउंट होगा और उसमें फ़ंड होगा। ऐसा बहुत कम ही स्कूल है जिसका फ़ंड नहीं है। तो 3 महीना देश के लिए, देश के आवाम के लिए आप लोग इसमें आप लोग को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि स्कूल में हम लोग अपने बच्चों को भेजते हैं कि आपको इंसान कैसे बनना है, आपको सीखना है। आपको इंसान बनाने का वो एक तो इंस्टीट्यूट है, और आप ही लोग अगर इंसानियत को भूल जाइएगा तो लोगों के पास आज एक गलत मैसेज जाएगा। इसीलिए आपके चैनल के जरिए से हर स्कूल से डिमांड है कि 3 महीना का स्कूल फीस माफ़ करिए और टीचर्स को उसकी पूरी सैलरी दिया जाए। इस पे आप लोग डिमांड कर रहे हैं, और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग भी जो है सारे प्राइवेट स्कूल को अपील करें, और सेंट्रल जो हमारे HRD मिनिस्टर है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है जो स्कूल से आप लोग सर्टिफिकेट देते हैं, स्कूल को ऑथराइज करते हैं, आप लोग का हाथ में एक पावर है। आपने 20 करोड़ का पैकेज दिया है तो उसी पैकेज से स्कूल को भी राहत दे दीजिए कि टीचर सैलरी आप वहाँ से दे दें। आम नागरिक को राहत दीजिए, आम नागरिक को कहीं से कोई राहत नहीं मिल रहा है। एक तो बहुत आदमी इस लॉकडाउन में नौकरी चले गया, उन लोग का पास आज नौकरी नहीं है। तो हम लोग जो है यहाँ पर मौजूद है। आप लोगों ने देखा कि हम लोग NRC के मुद्दे पे भी रास्ते पे एक साथ हम लोग खड़े थे। जब कोविड-19 आया था, कोविड-19 पे भी हम लोग सड़क पे एक साथ लोगों की खिदमत में लगे हुए थे। आमफान तूफान में भी काम चल रहा है। तो आज जब आम मिडिल क्लास लोगों पर जुल्म होगा तो हम लोग खामोश तो बैठ नहीं सकते हैं। इसीलिए आज आप लोगों को बुलाया गया है, और अगर हम लोग का आवाज़, हम लोग का बात स्कूल मान लेता है तो ठीक है, वरना हर स्कूल के सामने हमारा एजुटेशन होगा। और उसके बाद हमारी जो टीम है, हमारा टीम राफे भाई सब मिलकर, जावेद भाई सब नूर है, सब मिलकर हम लोग प्लान करेंगे कि आइंदा दिन किस तरीके से हमारा मूवमेंट आगे जाएगा। लेकिन स्कूल को तो आपको मिडिल क्लास, आम मिडिल क्लास को जो है राहत देना होगा। और पेरेंट्स लोग से भी गुजारिश है कि आप लोग इस मूवमेंट में, आप लोग भी बहुत अलग अलग मूवमेंट कर रहे हैं, इसको यूनाइटेड एक मूवमेंट कीजिए ताकि एक बड़ा मूवमेंट पे एक काम कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सागर भाई। अब आपको ये बता दें कि CSC ने जो बिल चार्जेस किया है उसने एवरेज बिल चार्ज किया है इस बार, और ऐसा किया है कि पिछले साल जो बिल आते थे उस हिसाब से वही बिल जो है पिछले साल, जैसे मार्च में जो बिल आया है पिछले साल, उसी तरह का बिल जो है इस साल मार्च में दे दिया है। जो अप्रैल में था वो अप्रैल में दे दिया, इस तरह से करते चले हैं। और उन्होंने यहाँ तक कि ये भी किया है कि बहुत सारे घर ऐसे हैं जो घर बंद पड़ा है, और उन घरों को भी जो है उन लोगों ने बिल भेज दिया है एवरेज बिल, जबकि वहाँ पे कुछ मीटर रीडिंग ही नहीं है। तो ये सरासर जुल्म है, ज्यादती है, और ये जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आपके चैनल के माध्यम से आज अपील करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट जल्द से जल्द कोई एक एक्शन ले। अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तो हम मजबूर हो जाएंगे कि हमें रास्ते में उतरना पड़ेगा। जिस तरह से हम लोगों ने NRC मूवमेंट में रास्ते में उतरा था, हम लोग फिर
इस मामले को लेके, चाहे वो स्कूल फीस का मामला हो, चाहे वो CSC बिल का मामला हो, उस मामले को लेके भी हज़ारों की तादाद के साथ हम रास्ते में उतरेंगे। हमारे बीच मिस नूर महविश मौजूद हैं। मैं मिस नूर महविश साहिबा से गुजारिश करूँगा कि वो आप लोगों से खिताब फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, शत श्री अकाल। और हमारे देश ने तुम्हारे लिए क्या किया है, ये पूछो कि तुमने अपने देश के लिए क्या किया है। अभी बहन क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? एक आम माँ बाप, एक खास माँ बाप, एक बड़े तबके का माँ बाप या एक छोटे तबके का माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल क्यों भेजता है? इसलिए कि मेरा बच्चा बेहतरीन एजुकेशन हासिल करके एक अच्छा इंसान बने। हम स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद हमें यही सिखाया जाता है कि आप ऐसी शिक्षा प्राप्त कीजिए जिससे आपके देश को फ़ायदा हो, आपकी सोसाइटी को फ़ायदा हो। हम यही सीखते हैं ना स्कूल में कि हमें कैसे बेहतर इंसान बनना है। और आज जब ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन है कि 3 महीने से लोग अपने घरों में कैद हैं, अपने घरों में कैद हैं, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। और बंगाल की हालत तो ऐसी है कि साइक्लोन आने के बाद बहुत जगह ऐसी है जहाँ पर लोगों को खाना कपड़ा कुछ नहीं मिल रहा है। और इस सिचुएशन में स्कूल फीस डिमांड कर रही है। तो आप सोचिए कि हम अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? आज स्कूल अपने बच्चों को क्या सिखा रहा है कि जब पूरा देश महामारी से गुजर रहा है, क्राइसिस से गुजर रहा है, उस वक्त भी हमें पैसे बनाने के बारे में सोचना चाहिए। सबसे बड़ी बात, एक सवाल जो ये आ रहा है कि क्या जब स्कूल समर वेकेशन में बंद होते थे तो पेरेंट्स फीस नहीं देते थे फीस, तब उनका काम चलता है, तब उनकी प्रॉपर जॉब होती थी, जो आज नहीं है। अगर आप किसी भी बिजनेसमैन से पूछें, किसी भी प्राइवेट कंपनी के जॉब से पूछें, आप किसी भी इंसान से पूछें, कोई खुश नहीं है क्योंकि वो क्राइसिस से गुजर रहा है। इस बात को सरकार अनदेखा कैसे कर सकती? 20 लाख करोड़ का पैकेज आम इंसान के लिए क्या रहा? आम इंसान के लिए क्या रहा है? आप कहते हैं ये बच्चे देश का मुस्तकबिल है, यकीनन है। तो अगर आज आप इन बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं करेंगे तो आगे चल के ये अपने देश के लिए कैसे कुछ करेंगे? क्या आप यही सिखाना चाहते हैं बच्चों को कि जब देश में महामारी आए या जब देश क्राइसिस से गुजरने लगे तब भी आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है और अपने पैसे बनाने के बारे में सोचना है? अगर आप इस तरह की शिक्षा अपने बच्चों को दे रहे हैं तो आप, ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक काला धब्बा है कि वो बच्चों को ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जिसका आज के वर्तमान में कोई मोल नहीं है। आज बच्चों को कैसे शिक्षा दी जा रही है? बहुत सोचने वाली बात है। जब लॉकडाउन हुआ तब ऑनलाइन क्लासेस नहीं शुरू हुई। जो बड़े बड़े स्कूल थे सिर्फ उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, लेकिन जो छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल थे उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू नहीं की। पूरा 1.5 महीना 2 महीना गुजर गया। मेरे खुद के भी बच्चे हैं, तो वो बच्चों की क्लासेस अभी 20 दिन हुए शुरू हुई। क्यों हुई? 2 महीने से क्लासेस नहीं हुई, लेकिन अब क्लासेस क्यों हुई? क्या स्कूल को सिर्फ पैसा बनाना है? स्कूल का मकसद क्या है? शिक्षा देना होता तो शिक्षा देने के और भी तरीके हैं। आप उन्हें इस पैंडेमिक सिचुएशन में ये शिक्षा दे सकते थे कि अपने देश के साथ खड़े रहो। ये शिक्षा नहीं देते कि पैसे कमाओ। तो आज मेरी अपील है कि जितने भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, आप शिक्षा देने के लिए हम अपने बच्चों को आपके पास भेजते हैं, पैसे बनाने के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए नहीं। तो आप उन्हें वो एजुकेशन दें जिससे वो देश का भला करें। और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरी डिमांड है कि आपने जितने भी पैकेजेस बनाए, या तो उसमें बहुत गरीब लोगों का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ना मिडिल क्लास फैमिली का कोई फ़ायदा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रही है। मेरे घर के 2 लोग CSC एम्प्लॉय, मेरे घर के 2 लोग, मेरे खुद के बड़े भाई, उनकी सैलरीज में कट ऑफ हुआ है। उसके बाद उनको अपनी EMI भरनी है, लोन भरना है, ये भरना वो भरना। उनको सैलरी मिली 10K। वो 10K में अपनी फैमिली का घर चलाएंगे, खाना खाएंगे या अपने बच्चों की स्कूल फीस भरेंगे। लेकिन CSC ने बिल पूरी प्रॉपर लेनी है, उसमें कट ऑफ नहीं होना, उनको पैसे पूरे प्रॉपर चाहिए। तो आप सोचिए हमारा देश जब ऐसे क्राइसिस में खड़ा है कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, वो अपने बच्चों को 3 महीने की स्कूल की फीस जमा करके स्कूल कैसे भेजेंगे? या तो फिर जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है वो अपने बच्चों का साल खराब करेंगे कि नहीं बच्चा पैसा नहीं है, इस साल जाने तो अगले साल हम स्कूल तुमको भेजेंगे। तो इसमें नुकसान किसका है? इसमें नुकसान सरकार का है और देश का है। जब सरकार अपने देश के लिए सही फैसला नहीं ले पा रही है तो सरकार को ज़रूरत है सोचने की कि अगर ये बच्चे अगर पैसों की वजह से इस साल अपना स्कूल ड्रॉप करते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम, आप या सरकार?
सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।